हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और आज हम पढ़ेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है जो कि लीगली एनफोर्सेबल होता है। सेक्शन 10 बताता है कि कौन से अग्रीमेंट होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब लीगली एनफोर्सेबल होंगे। सेक्शन 10 के हिसाब से ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। बहुत सारी इन्फो है 3 लाइन के अंदर, तो इस इन्फो को अपन डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए। सेक्शन 2E में डिफाइंड है अग्रीमेंट। सेक्शंस आते जाएंगे जो भी मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ के। उसके बाद ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। तो फ्री कंसेंट दूसरा इंग्रेडिएंट है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का। तीसरा इंग्रेडिएंट है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। चौथा इंग्रेडिएंट की लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। पांचवा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और छठा की लॉ के हिसाब से वॉइड पहले से डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। ये 6 असेंशियल्स मिला के बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। प्लस जो सेक्शन 10 में नहीं दिया, एक और असेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये 6 प्लस 1 7, ये सारे असेंशियल्स अगर होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनमें से एक भी नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब अपन इन असेंशियल्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होते हैं। ऑफर या जिसको प्रपोजल भी बोला जाता है वो होता है आपकी विलिंगनेस कि आप कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे। सामने वाले की आप हाँ ले रहे हो, मतलब बेसिकली आप सामने वाले से हाँ करवा रहे हो कि भाई तू मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा फॉर सम कंडीशंस। जैसे अगर मैं दुकान पे जा रहा हूँ तो मैं दुकान वाले को ऑफर करता हूँ कि भाई 10 रुपये ले और मुझे चिप्स का पैकेट दे। वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो 10 रुपये लेता है और चिप्स का पैकेट मुझे दे देता है। तो एक हो गया ऑफर। सामने से जब वो एक्सेप्ट होता है तो वो होती है एक्सेप्टेंस। ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो अपन इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस ही समझाऊंगा मैं सिर्फ। इसमें ये बेसिक समझ लो कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। जब ये ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस आ जाती है तो प्रॉमिस बन जाती है। अब रियल वर्ल्ड में चिप्स के पैकेट खरीदने जितने ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, बहुत टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रोमिसेस हों। तो एक प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनती हैं, ठीक है, वो होती हैं अग्रीमेंट। और लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि बताया। तो पहला इंग्रेडिएंट है अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो आप अपनी फ्री कंसेंट से ऑफर कर रहे हो। कोई सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो अपनी फ्री कंसेंट से एक्सेप्ट कर रहा है, कोई और दबाव की वजह से नहीं कर रहा। क्या क्या दबाव हो सकते हैं? कंसेंट फ्री नहीं होगी जब कोअर्शन के थ्रू होगी। कोअर्शन में बेसिकली थ्रेट या डेंजर के बल पे कंसेंट ली जाती है। आप सामने वाले के सर पे बंदूक रख दो, बोलो कंसेंट दे, तो ऑब्वियसली वो कंसेंट देगा, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। इसलिए कोअर्शन के अंडर में अगर कंसेंट दिए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेकेंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप सामने वाले को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दो कि वो ऐसे एक्ट करे जैसे वो रीजनेबली नहीं करता, ठीक है। कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये डिफरेंस है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई थ्रेट, ऐसे सामने कोई थ्रेट नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे एग्जांपल लो, अगर मेरा बॉस मेरे को बोले कि भाई तू अपनी जो नई कार तूने खरीदी है वो मुझे 25% रेट पे बेच दे। तूने 10 लाख की खरीदी है लेकिन तू मुझे 2.5 लाख में बेच दे। अब मैं बेच भी दूँ, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो मेरा बॉस है, इसलिए मैंने उसको बेची है। मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे को जॉब से नहीं निकाल दे, मेरी सैलरी कम नहीं कर दे कुछ। तो ये वाली कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं होगी जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है। तीसरा है फ्रॉड। फ्रॉड में समझाने जैसा कुछ है नहीं, मतलब सामने वाले को बेसिकली आप उल्लू बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसे सारे जो केसेस होते हैं वो सारे फ्रॉड के होते हैं। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये अंतर है कि फ्रॉड में आपका इंटेंशन होता है सामने वाले को फ्रॉड करने का, ठीक है, उसको डिफ्रॉड करने का, कि भाई मैं उसको उल्लू बना देता हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप एक पॉजिटिव असर्शन ऑफ फैक्ट्स करते हो या फिर ओमिशन ऑफ फैक्ट्स करते हो, जिससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ट्रू है लेकिन वो ट्रू नहीं है, तो वो हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें हो सकता है आपको भी नहीं पता हो वो नहीं है ट्रू, क्योंकि फ्रॉड का आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने फिर भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और पांचवा है मिस्टेक। अब मिस्टेक में क्या है? मिस्टेक में 2 चीज़ें हैं, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ तो नो एक्सक्यूज़ है, मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई डिफेंस नहीं मिलता। मिस्टेक ऑफ लॉ है तो आपकी गलती है, वो लॉ की गलती नहीं है, आपको लॉ पता होना चाहिए था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जहाँ तक बात आती है, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर एक पार्टी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगी ना
तो मतलब कोई बाहर का लॉ है उसके रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हो गई तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही माना जाएगा, उसको मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा अगर फॉरेन लॉ की यहाँ बात कर रहे हैं तो। ये सेक्शन 20, 21 और 22 में एक्सप्लेन्ड है। तो फ्री कंसेंट बेसिकली सारे फैक्टर से डिसाइड होगी कि थी कि नहीं थी फ्री कंसेंट। अब इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, वो क्लियर कर लो। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? एकदम सिंपल डिफरेंस है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं कि फ्रॉड में इंटेंशन होता है सामने वाले को उल्लू बनाने का, मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं होता। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या अंतर है? ये दोनों सेम से लग रहे हैं। इनमें ये अंतर है कि मिसरिप्रेजेंटेशन बेसिकली नॉर्मली आपके एक्शन से होता है, ठीक है। आप एक पॉजिटिव असर्शन ऑफ फैक्ट करते हो या आप एक ओमिशन ऑफ फैक्ट करते हो, बेसिकली कोई फैक्ट बताना था जो आपने नहीं बताया। मिस्टेक में आपका एक ऑनेस्ट बिलीफ होता है, ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना उसमें। मिस्टेक में दोनों पार्टीज अग्री नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन द सेम सेंस, ठीक है, अलग अलग बातों पे अग्री करती है, उन दोनों को पता नहीं होता। मिसरिप्रेजेंटेशन में एक आदमी की जो ड्यूटी थी, जो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, वो जो उसने फुलफ़िल नहीं करी थी, ठीक है, या फिर उसने गलत फुलफ़िल करी थी, उसकी वजह से सामने वाले को गलत सेंस मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का। बहुत ही नैरो सा डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं है। क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना कि मिसरिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक्शन से होता है और असर्शन ऑफ फैक्ट होता है या फिर ओमिशन ऑफ फैक्ट होता है। लेकिन मिस्टेक एक ऑनेस्ट बिलीफ होता है और दोनों पार्टी सेम सेंस में अग्री नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉम्पिटेंसी, यानी कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई पार्टी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो वो लीगली हो भी सकती है एंटर, की नहीं हो सकती। ये 3 कैटेगरी के लोग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं हो सकते। माइनर्स नहीं हो सकते, मतलब 18 से जो लोअर एज के हैं वो नहीं हो सकते। सेकंड है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, वो नहीं हो सकते, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये बहुत तरह के हो सकते हैं। अब देखो कितने सारे लॉज हैं, सब में कोई ना कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन जनरली कॉन्विक्ट्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं, मतलब जेल में जो सजा काट रहे हैं, जैसे उनकी सजा पूरी होकर बाहर आ जाएंगे फिर वो वापस क्वालिफाइड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपने एलियन एनिमी जो हैं, फिर उसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होती है। बेसिकली जो भी लॉ डिस्क्वालीफाई कर देता है जिन पर्सन्स को, वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं माइनर्स और अनसाउंड माइंड के अलावा। अब माइनर्स वाला समझने के लिए थोड़ा सा अपने को एक केस लॉ समझना पड़ेगा, मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदरदास घोष। इस केस में डिस्प्यूट ये था कि एक माइनर था और उस माइनर ने एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और इस मेजर ने इसको कुछ एडवांस पेमेंट वगैरह और कुछ बेनिफिट्स मिल गए इसको कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं, शुरू से ही उसको वॉइड मानते हैं। एक तो वॉइड होती है चीज़ कि भाई कोई चीज़ चल रही थी और उसको कोर्ट ने वॉइड कर दिया, एक कोर्ट ने वॉइड अब इनिशियो कर दिया, मतलब वो शुरू से ही वॉइड मान लेते हैं उसको। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था तो अब तो इस माइनर को जो बेनिफिट मिला, क्या वो इसको रिटर्न करेगा वापस इसको कि नहीं करेगा? तो ये पूरा डिस्प्यूट था इसमें। तो जो ये मेजर बंदा है इसने अपील करी कि भाई ये माइनर है, इसके 2 पेरेंट्स भी तो हैं, एक माँ और एक बाप, या फिर कोई तो पेरेंट्स होगा, या पेरेंट्स नहीं होंगे तो गार्जियन होंगे, तो वो गार्जियन से पैसे लेके मुझे आप दे दो, क्या दिक्कत है? तो कोर्ट ने बोला कि देखो गार्जियंस तभी लायबल होंगे वो बेनिफिट देने के लिए सामने वाले को अगर ये माइनर ने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है वो गार्जियंस की कंसेंट से करा है। अगर ये गार्जियंस की कंसेंट से इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता, लेकिन अगर इनकी कंसेंट से किया होता तो ये लायबल होते कि जो भी इसको बेनिफिट मिला है वो इसको रिटर्न कर दें। लेकिन अगर कंसेंट से नहीं किया तो फिर वो रिटर्न नहीं करेगा, कोई लाइबिलिटी नहीं है, जो पैसा उसको दिया वो सब रख लेगा, बेनिफिट भी रख लेगा। अगर कोई और प्रॉफिट आया है उस ट्रांजैक्शन से वॉइड अब इनिशियो के होने से पहले तो भी वो रख लेगा। ये कोर्ट ने साफ साफ बोला। तो बेसिकली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, कुछ भी हो जाए मत करो, क्योंकि देखो सेक्शन 64 है, सेक्शन 64 बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब रिसेंड हो जाएगा तो फिर सारे प्रॉफिट वगैरह क्या रिटर्न करने पड़ेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि ये सेक्शन 64 है, ये यहाँ माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगेगा क्योंकि वो वॉइड अब इनिशियो है। बेसिकली ये सब इस केस के अंदर हेल्ड हुआ था, मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदरदास घोष। नेक्स्ट अपना इंग्रेडिएंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब आप क्या देते हो बदले में। जैसे मैंने दुकान वाले को 10 रुपये ऑफर करे तो 10 रुपये कंसिडरेशन है फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या ऐसा मान लो चिप्स कंसिडरेशन है फॉर मी गिविंग 10 रुपीज़ टू हिम। और ज़रूरी नहीं है चिप्स हो या रुपए हो या ऐसा कुछ फिजिकल आइटम हो, कोई चीज़ करने या ना करने की प्रॉमिस बेसिकली कंसिडरेशन होती है। 2D में बताया है कि अगर जो प्रॉमिस जो बोलती है कि ये एक्ट हम करेंगे या ये नहीं करेंगे पूरे ट्रांजैक्शन में, वही कंसिडरेशन है। और सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शंस बता रखे हैं कि भाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो बिना कंसिडरेशन के वैलिड होंगे। कंसिडरेशन का भी अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इतना ही अभी के लिए बहुत है।
अगला इंग्रेडिएंट है लीगल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 23 के अंडर में। सेक्शन 23 में बताया है कि अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। अगर फॉरबिडन बाय लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, वो अगर वो इस नेचर का है कि अगर अलाउ कर दिया गया तो वो कोई लॉ को वायलेट करेगा, अगर वो फ्रॉड्यूलेंट है, अगर वो इंजरी देता है किसी और की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को, या फिर कोर्ट उसको इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानता है। अब इनमें से एक भी कंसिडरेशन अगर बैठ रही है ना लीगल ऑब्जेक्ट की, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की ये वाली लीगल ऑब्जेक्ट वाली जो कंडीशन इंग्रेडिएंट है फुलफिल नहीं होएगा। ऑब्जेक्ट से मतलब एग्जांपल एकदम सिंपल दूं तो मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि भाई तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें AK-47 दूंगा, क्योंकि इधर जो ऑब्जेक्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट का मेन AK-47 वो इलीगल है, मैं नहीं बेच सकता AK-47, इसलिए वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा। इफ़ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ भी होगा और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी होगा। और सेक्शन 10 का लास्ट और इस अपने कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेसिकली कि अगर लॉ में लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे तो वो वॉइड होंगे। इसके कुछ एग्जांपल ये हैं कि अग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टन नहीं है, ठीक है, या सर्टन बनाने का कोई तरीका नहीं है उनका मीनिंग, वो वॉइड है। जैसे मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि तुम मुझे कुछ पैसे दो और मैं तुम्हें कुछ सेब दूंगा, ठीक है। अब कुछ सेब, कुछ एप्पल क्या होते हैं, ठीक है, 1 किलो एप्पल, आधा किलो एप्पल, 1 एप्पल, 1 डजन एप्पल, कुछ एप्पल तो कुछ सर्टेन नहीं है ना, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सेकेंड है अग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट। इसका एग्जाम्पल ऐसे लो, मान लो A बोलता है B को कि मैं तेरे को 20,000 रुपये दूंगा अगर तू C से शादी कर लेगा तो, लेकिन C की शादी ऑलरेडी D से हो जाती है, तो अब B C से शादी कर ले, ये इम्पॉसिबल हो गया। अब बोलो इम्पॉसिबल कैसे हो गया, डिवोर्स हो गया तो, D मर गया तो, या कुछ भी हो गया तो देखो इतनी आगे की नहीं देखते, अभी रीजनेबली इम्पॉसिबल है वो, तो B C से शादी नहीं कर सकता। तो ये जो अग्रीमेंट है ये कंटिंजेंट हो गया ऑन इम्पॉसिबल एक्ट, तो ये वॉइड हो गया। और नेक्स्ट है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। यहाँ पे इम्पॉसिबल एक्ट पे कंटिंजेंट था अग्रीमेंट, यहाँ पे अग्रीमेंट ही इम्पॉसिबल काम करने का हुआ है। मान लो मैं किसी सिंगर को पैसे दूँ कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तुम्हें गाना गाना है इतनी तारीख को इतने बजे और इतने रुपए मिलेंगे, लेकिन स्टेडियम में आग लग जाए, बम फट जाए और स्टेडियम तबाह हो जाए, तो अभी इम्पॉसिबल एक्ट हो गई, क्योंकि उस स्टेडियम में वो गाना गा नहीं सकता क्योंकि स्टेडियम ही नहीं रहा, तो वाला अग्रीमेंट भी हो जाएगा वॉइड। और लास्ट इंग्रेडिएंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन अग्रीमेंट तो अपन डेली लाइफ में रोज़ करते हैं ना, रोज़ बहुत सारे अग्रीमेंट्स करते हैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जान पहचान वालों से। अपना ये थोड़ी ना इंटेंशन होता है कि भाई हम वो अग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे तो हमको कोर्ट लेके चला जाए रिश्तेदार। अब जैसे मैं और मेरी मम्मी का अग्रीमेंट होता है कि मम्मी आप खाना बना रही हो तो मैं बर्तन धोऊंगा, ठीक है। अब मम्मी खाना बना रही है लेकिन मैं बर्तन नहीं धोऊँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, सुपर आलसी हूँ मैं, ठीक है, फैक्ट है ये, तो मैंने नहीं धोए, तो मम्मी मेरी कोर्ट में ले गई मेरे को, तो कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हुआ और मेरी भी माथा फोड़ी है ना भाई, ऐसे डर डर के थोड़ी ना अग्रीमेंट करूंगा, हर चीज़ कोर्ट में जानी होगी। तो इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप में आने का। ये टॉपिक ऑलरेडी केस लॉ के वीडियो में कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया मैं सुपर आलसी हूँ, तो मैं वही वाली क्लिप वापस डाल देता हूँ, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा उनके लिए रिपीट होगा, लेकिन देख लो रिवाइज हो जाएगा। पहला केस देखो, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। एक बेल्फोर मिस्टर बेल्फोर थे और एक बेल्फोर मिसेस बेल्फोर थी। मिसेस बेल्फोर और मिस्टर बेल्फोर के बीच में हुआ अग्रीमेंट। क्या अग्रीमेंट? ये दोनों रहते थे इंग्लैंड में, लेकिन मिस्टर बेल्फोर को काम के लिए जाना पड़ा सेलोन। सेलोन क्या है? सेलोन अब जो श्रीलंका है उसका पहला नाम सेलोन था। जाते हुए उन्होंने मिसेस बेल्फोर को प्रॉमिस किया कि वो हर महीने उनको 30 पाउंड भेजेंगे। ये 30 पाउंड इन्होंने बोला कि ये हर महीने मिसेस बेल्फोर को सेलोन से भेजेंगे। कुछ महीने तक तो पैसे भेजे, फिर भेजना बंद कर दिए मिस्टर बेल्फोर ने। तो मिसेस बेल्फोर ये 30 पाउंड वाली बात इन्फोर्स कराने चली गई कोर्ट। उन्होंने बोला कि ये जो 30 पाउंड वाले जो अग्रीमेंट है पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये लीगली एनफोर्सिएबल है। कोर्ट ने बोला कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अरेंजमेंट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो अरेंजमेंट्स लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होती, क्योंकि पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट फॉर्म करने का। सो मिसेस बेल्फोर का क्लेम हो गया फेल। लेकिन अब आप इस केस से ये मत समझ लेना कि इसका मतलब ये है कि सारे डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो घर बार में जितने भी अग्रीमेंट होते हैं वो सब एनफोर्सेबल नहीं होते। मेरिट वर्सेस मेरिट एक और केस है, इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में रिटन अग्रीमेंट वैलिड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना गया था, क्योंकि वो रिटन में था। तो केस टू केस पार्टीज के कंडक्ट और एक्शन से डिसाइड किया जाता है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का उनका इंटेंशन था कि नहीं था। एक और केस ले लो,
रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रदर लिमिटेड, ये दो कंपनियां थी, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट बनाया गया, लेकिन इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, लिख दिया कि दिस अग्रीमेंट इज जस्ट फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस एंड इज नॉट ऑन लीगल बेसिस, और एक स्पेशल क्लॉज भी डाल दिया कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं होगा भाई कोर्ट में, ये सिर्फ हमारे दोनों के एक रिकॉर्ड के लिए हम रख रहे हैं। तो इधर इंटेंशन साफ साफ इन्फर किया जा सकता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करना था, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। समझ गए? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं, ये कंडक्ट ऑफ पार्टी से डिसाइड होएगा, ये मतलब केस टू केस डिसाइड होएगा। ये ऐसा नहीं है कि फैमिली में नहीं होता है और बाहर होता ही है, बाहर भी नहीं हो सकता है और फैमिली में भी हो सकता है। समझ गए? तो गाइस ये हो गया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो कंप्लीट। लोग बोलते हैं हार्ड है, टेक्निकल है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत टेक्निकल है। क्या टेक्निकल है? इजी तो है, घंटा टेक्निकल है क्या? ऐसे समझोगे तो सब इजी हो जाएगा। समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ो, सब इजी लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे गाइस कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे वीडियोज आ जाएंगे, इतने ही ईजी वे में, इतना ही मस्त इंटरेस्टिंग वे में, कैजुअल वे में पढ़ाएंगे। और यहाँ पे मेरे पेड कोर्सेज आ जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार नज़र मार लेना। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स और ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिंक्स आ जाएंगे। और एंड तक वीडियो देख रहे हो तो अच्छा तो लगा ही होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ये 3 काम कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए।